गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी एग्ज़ाम्स के पहले, ठीक है, तब हम लोगों ने गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस था उसको हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था, प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन और फीटल मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन जो है, ये दो टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो थर्ड टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन का, दैट इज़ प्लेसेंटा फॉर्मेशन, आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो किससे होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स थे, फीटस के मेम्ब्रेन्स थे, ठीक है। तो उसमें जो दो मेम्ब्रेन्स थे, कोरायन और एलेंटॉय, ठीक है। तो कोरायन और एलेंटॉय से जो है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो है एक फीटो मैटरनल कनेक्टिव होता है, मतलब कि फीटस और मदर को कनेक्ट करने वाला एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसका ओरिजिन होता है कोरायन और एलेंटॉय से, ठीक है। अब कोरायन और एलेंटॉय से बनने के वजह से जो प्लेसेंटा होता है उसको कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा हम लोग उसको बोलते हैं क्योंकि उसका ओरिजिन कोरायन और एलेंटॉय दोनों जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें से हुआ है, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो फीटस और मदर के बीच में एक टेम्पररी एसोसिएशन बनाता है, सो दैट फीटस और मदर के बीच में बहुत सारी चीज़ों का जो एक्सचेंज है, ठीक है, या सप्लाई जो है वो हो सके। अब प्लेसेंटा जो होता है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जो फीटस की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है दोनों सिमिलर होती है, ठीक है। अब फीटस और प्लेसेंटा आपस में एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होता है? प्लेसेंटा और फीटस जो है आपस में एक कॉर्ड के जैसे, एक स्ट्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड, या हिंदी में जिसको नाल कहा जाता है, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका एक एंड प्लेसेंटा से एसोसिएटेड रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा जो एंड होता है वो फीटस के नाभि से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो फीटस के नाभि से एक एंड जुड़ा है और एक एंड जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है वो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, फीटस के चारों तरफ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज आते जाती है, प्लेसेंटा जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर के एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लैट शेप में प्लेसेंटा जो है वो उसका स्ट्रक्चर वैसा बन जाता है, ठीक है। तो लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में एक डिस्क के जैसे फॉर्म में प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके के प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ठीक है। मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फ्लैट डिस्क के फॉर्म में प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो होता है उसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं? उसके अंदर ब्लड के जो वेसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दो आर्टरीज और एक वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों आर्टरीज क्या करती हैं? फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको प्लेसेंटा तक लाती हैं, और वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस तक लेके जाने का काम करता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो है वो हो पाता है मदर और फीटस के बीच में, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा है ये क्योंकि टेम्प्ररी प्लेसेंटा होता है, मतलब कि कुछ समय के लिए ही, जब तक प्रेगनेंसी होती है सिर्फ तभी तक के लिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके के प्लेसेंटा के लिए एक और टर्म है हमारे पास, डेसीड्यूएट, ठीक है। ये जो टर्म है डेसीड्यूएट, मतलब कि ऐसा प्लेसेंटा जो कि पार्चुरेशन या डिलीवरी के समय या उसके बाद में जो है निकल जाए, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है उसके दो पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, एक होता है फीटल पार्ट और एक होता है मैटरनल पार्ट, ठीक है। तो जो फीटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो ज़्यादातर कोरियोनिक मेम्ब्रेन से बनता है, ठीक है। लेकिन एलेंटॉय से निकलने वाले कुछ एक्सटेंशंस या कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो जो है कोरियोनिक वाले साइड में, यानी कि फीटल वाला जो साइड है फीटल प्लेसेंटा में एक्सटेंड होते हैं, ठीक है।
और जो मैटरनल साइड होता है प्लेसेंटा का, ठीक है, मैटरनल साइड जो होता है वो कम्प्लीटली किससे बनता है, एलेंटॉइड से बनता है, ठीक है। तो फीटल पार्ट से क्या होता है कि फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स जिसको कि कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लेसेंटा है, ठीक है, दिस इज द डिस्क शेप प्लेसेंटा, ठीक है, दिस इज द फीटल पार्ट एंड दिस इज द मैटरनल पार्ट। तो फीटल पार्ट से क्या होता है, इस तरीके से फिंगर के जैसे दिखने वाले एक्सटेंशंस जो हैं वो मैटरनल पार्ट में क्या करते हैं, एक्सटेंड होते हैं और यहीं पर जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। मतलब कि मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो अपनी तरफ से चीज़ों को सप्लाई करेगा और ये जो कोरियोनिक विलाई है इनसे जो है फीटस की तरफ से आने वाला जो भी मटेरियल है वो मदर और फीटस के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे के बारे में बात करें कि ये जो रीजन ऑफ कांटेक्ट होता है जहाँ पर मतलब फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा दोनों जहाँ पर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस एरिया ऑफ कांटेक्ट में होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद एंडोथेलियल लाइनिंग होती है यूट्राइन म्यूकोसा की, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, एपिथेलियम है, ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोथेलियम होता है यूट्राइन म्यूकोसा का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है ये वो जगह है जहाँ पे रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। तो किस किस चीज़ का लेना देना होता है यहाँ पे, ये मैंने डिटेल में लिखा है। न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब जो भी मदर फूड कंज्यूम करती है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का जो एक्सचेंज है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू कहाँ पर होता है, प्लेसेंटा में होता है। देन स्टोरेज एंड डाइजेशन, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वहाँ पर ये माना जाता है, ये देखा गया है कि फैट और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कि मदर जो है उसको भूख लगी है लेकिन तुरंत अगर वो कुछ खा नहीं पा रही है तो एट दैट टाइम क्या होता है कि फैट और ग्लाइकोजन जो प्लेसेंटा में स्टोर होता है वो फीटस को सप्लाई किया जाता है और फीटस जो है उसको यूज़ करके, उसका यूटिलाइजेशन करके उससे एनर्जी ले सकता है, ठीक है। देन एक्सक्रीशन, फीटस से निकलने वाला जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन जो है वो कहाँ पर करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से होकर के कहाँ पे करेगा, प्लेसेंटा में ही जो है वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन करता है। उसके बाद आता है बैरियर, ठीक है। प्लेसेंटा जो है एक बहुत ही एफिशिएंट बैरियर होता है जो कि किसी भी तरीके के फॉरेन पार्टिकल को अपने थ्रू क्रॉस होने नहीं देता, सच दैट इस तरीके से प्लेसेंटा जो है वो फीटस को किसी भी तरीके के पैथोजन से, किसी भी तरीके के डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब चौथा नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडीज़। जो प्लेसेंटा होता है वो इतना एफिशिएंट होता है कि वो पैथोजेंस को तो रोक देता है लेकिन मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ का, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक जा सकती है और फीटस को अल्टीमेटली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ करते हैं, ठीक है। अब इन सारे फंक्शंस के अलावा एक बहुत मेजर फंक्शन होता है प्लेसेंटा का, वो है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मतलब कि प्लेसेंटा जो है बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करती है जिसके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। एक है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, देन वी आर हैविंग कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन वी आर देन हैविंग प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड द रिलैक्सिन। अब इन सभी का फंक्शन क्या है मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ये एक्चुअली प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो ओव्यूलेशन को और मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। मतलब HCG अगर बन रहा है तो HCG के प्रेजेंस में ओव्यूलेशन भी नहीं होगा
और मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन वो इंश्योर करता है कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो प्लेसेंटा से बराबर होता रहे, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन में भी HCG का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है। और सर्विक्स को स्टिमुलेट करते हैं कि सर्विस जो है वो म्यूकस प्लग बनाए, सो दैट कि एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह और जो अंदर की चीज़ें हैं, मतलब यूट्रस के अंदर के कंटेंट्स हैं, वो यूट्रस के अंदर ही रहें। तो सर्विक्स में म्यूकस प्लग का जो फॉर्मेशन है उसको भी इंड्यूस करता है HCG, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोरियोनिक थायरोट्रोपिन में, ठीक है। अब कोरियोनिक थायरोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मदर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड के हार्मोन्स को सिक्रीट करे, ठीक है। तो थायराइड के हार्मोन्स को सिक्रीट करने से क्या फ़ायदा होगा, थायरॉक्सिन मतलब थायरॉक्सिन होता है, T3 और T4 होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं। तो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो मेटाबॉलिज्म के रेट को मेंटेन करके रखते हैं, और जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोरियोनिक थायरोट्रोपिन जो है वो मदर के थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो प्रॉपर क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन्स जो है उनको सिक्रीट करते रहे, सो दैट फीटस का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हो सके। नेक्स्ट वी आर हैविंग द कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन जो है ये सीधे सीधे स्टिमुलेट करता है मदर के एड्रीनल ग्लैंड्स को, जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो मदर का जो एड्रीनल ग्लैंड रहता है उसको स्टिमुलेट करने से क्या होता है, उसको स्टिमुलेट करने से मदर जो है वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये मदर की बॉडी को सोडियम आयंस को रिटेन करने में हेल्प करता है। मतलब एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में सोडियम का जो क्वांटिटी है वो मेंटेन होता है मदर की बॉडी के अंदर। अब सोडियम का मेंटेन होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, बॉडी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब मदर की बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा पानी रहे उतना अच्छा है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड को बनना है, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है अगर उसको प्रॉपर क्वांटिटी में बनना है तो बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर रहना चाहिए, और ज़्यादा वाटर कैसे मेंटेन होगा, जब ज़्यादा सोडियम होगा। तो सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड हैं। क्या होगा, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज होगा, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, मदर के एड्रीनल ग्लैंड को। मदर का एड्रीनल ग्लैंड ओवर सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम का कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करेगा, मेंटेन करके रखेगा, सो दैट सोडियम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहे तो मदर की बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेन होगा, और ज़्यादा वाटर रिटेन होने से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको बनने में और उसके वॉल्यूम को मेंटेन होने में हेल्प मिलेगी। कई बार ज़्यादा सोडियम होने की वजह से जो है मदर का ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज भी हो जाता है। ये भी कई लेडीज़ में, कई मदर्स में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो एक वीक ग्रोथ हार्मोन के जैसे एक्ट करता है, और वो कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ में, जो मदर के मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मतलब ब्रेस्ट हैं, उनके डेवलपमेंट में, मतलब उनके अंदर के जो लैक्टियल ग्लैंड्स हैं, जो डक्ट्स हैं, उनको एनहांस करता है, उनका ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज करता है, ब्रेस्ट के साइज को डेवलप करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है मदर के बॉडी में उसको रिड्यूस करता है, सो दैट कि इंसुलिन जो है अगर वो कम काम करेगा मदर की बॉडी में, तो मदर की बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा ग्लूकोज अगर रहेगा तो वो ग्लूकोज जो है वो फीटस को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे फीटस जो है वो एनर्जी लेगा और उस एनर्जी को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेगा। तो फीटस को ज़्यादा ग्लूकोज मिल सके, इसीलिए ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, प्रेगनेंसी को
मेंटेन करने के लिए वाइटल है। तो पहले इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, लेकिन बाद में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का काम किसका होता है? प्लेसेंटा का होता है। और बिना प्रोजेस्टेरॉन के प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली वी आर हैविंग एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या है कि यूट्रस के एनलार्जमेंट में कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। उसके अलावा ब्रेस्ट के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, उसके अलावा मदर का जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है, उसको प्रेगनेंसी के हिसाब से एडजस्ट करने का काम भी एस्ट्रोजन का ही होता है, ठीक है। एंड लास्टली वी आर हैविंग द रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो डिलीवरी के टाइम पर ज़्यादातर रिलीज होता है प्लेसेंटा से। रिलैक्सिन का काम क्या है? जो पेल्विस के बोन्स होते हैं, ठीक है, पेल्विस के जो बोन्स होते हैं उनको जो है रिलैक्स करना या उनको स्टिमुलेट करना कि वो रिलैक्स हो सके, सो दैट जो बच्चे की डिलीवरी है वो इजीली हो सके, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करता है, सर्विक्स को रिलैक्स करता है और सर्विक्स को डायलेट करता है, मतलब सर्विक्स को फैलने में हेल्प करता है, सो दैट उसके थ्रू बच्चा जो है होकर के निकल सके। उसके अलावा लिगामेंट्स जो होते हैं, जो पेल्विस के बोन्स के पास में जो लिगामेंट्स होते हैं, तो सार्कोइलियक और जो सार्कोकोजियल, ठीक है, ये जो लिगामेंट्स होते हैं सार्कोइलियक और सार्कोकोजियल लिगामेंट्स होते हैं, इनको रिलैक्स करने का काम होता है रिलैक्सिन हार्मोन का, सो दैट यहाँ के जो बोन्स हैं, ठीक है, लिगामेंट्स अगर लूज होंगे, रिलैक्स होंगे, तो यहाँ के जो पेल्विस के बोन्स होते हैं ये थोड़े लूज हो पाएंगे, इनका मूवमेंट ईजी हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बोन्स तो बोन्स है भाई, उनके बीच में से अगर बेबी का डिलीवरी होना है तो उनको भी स्पेस बनाना पड़ेगा। तो अगर लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे तो वो एरिया पूरा रिलैक्स होता है पेल्विस का और इजी चाइल्ड बर्थ जो है वो फैसिलिटेट हो पाता है, ठीक है। एंड फाइनली और क्या काम होता है रिलैक्सिन का? फाइनली रिलैक्सिन जो है वो डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है कि एस्ट्रोजन जो है उसके कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का भी रोल होता है लिगामेंट्स को लूज करने में, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। एक और चीज़ मैं जो आप लोगों को बताना भूल गई वो ये है कि HCG जो है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखता है। सपोज जो फीटस है, अगर मेल फीटस है, तो मेल फीटस में जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, टेस्टिस डेवलप होगा, पीनिस वगैरह ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है, जो इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे। तो अगर मेल फीटस है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरॉन जो है बहुत वाइटल हो जाता है, ठीक है। तो HCG जो है मेल फीटस के केस में टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है, और टेस्टोस्टेरॉन के हाई कंसंट्रेशन के प्रेजेंस में फिर मेल फीटस के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं। अगर फीटस फीमेल है तो टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो HCG का ये एक और एडिशनल फंक्शन था। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया है। आज जो है गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्चुरेशन का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्चुरेशन का टॉपिक कंप्लीट करते साथ ही हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Till then, if you are having any doubts, you can ask me. Thank you.